गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 20 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है इसका रीज़न है कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी देश की यात्रा पे आए हैं तो वो भारत हैं। तो आप इस बात से इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी देश की यात्रा पर आए हैं तो वो भारत हैं। और इससे पहले भी विदेश मंत्री के रूप में, जापान के विदेश मंत्री के रूप में ये कई बार भारत की दौरा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इंडिया और जापान रिलेशनों को देखेंगे और साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो जापान ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्ष में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया जापान रिलेशनों को आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगले 5 वर्ष में जो कल घोषणा किया गया है जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा कि अगले 5 वर्ष में जापान भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए की निवेश करेगी, ये काफ़ी बड़ी निवेश है। साथ ही साथ इससे पहले देखेंगे तो जापान ने पहले भी घोषणा किया है कि जो भारत के प्रशिक्षित पेशेवर है उसको जापान में कार्य दिया जाएगा और जापानी प्रशिक्षण भी उसे दिया जाएगा, जापानी भाषा में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जापान में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और जापान में काम भी दिया जाएगा। अब देखिए इसका 2 रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जापान जो है बूढ़ा हो रहा है। जापान की अगर औसत आयु आप देखेंगे तो लगभग 45 ईयर है। 45 वर्ष जापान की औसत आयु है, 45 वर्ष से इनफैक्ट अधिक ही है। तो जापान बूढ़ा हो रहा है, वहाँ पर अधिकतम आबादी जो है बुजुर्ग हो रही है और भारत जो है नौजवान है, नौजवानों का देश है। तो ऐसे कंडीशन में भारत में जो प्रशिक्षित पेशेवर हैं, चाहे वो आईटी पेशेवर है चाहे अन्य पेशेवर है, तो अन्य प्रोफेशनल के लोगों को भी जापान में काम दिया जाएगा। इससे भारत में कहीं न कहीं बेरोजगारी भी कम होगी। तो इसको लेकर के भी भारत और जापान के बीच में समझौता पहले ही हो चुका है। साथ ही साथ भारत जापान प्रतिस्पर्धी साझेदारी, ये एक फोरम है। इस फोरम में डिस्कशन के दौरान यह तय किया गया है कि जापान से जो कंपनी निकल रही है उस कंपनी को भारत में श्रम और ज़मीन दोनों ही उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। कोरोना के बाद जो है कई सारे पश्चिमी देश की कंपनी जापान से निकल रही है और कोरोना के बाद जो है जापान की कई सारी कंपनी जो है जो चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई थी वो भी वहाँ से निकल रही है। तो कोरोना का कहीं के एक इम्पैक्ट यह भी हुआ कि चीन से बहुत सारी कंपनी, चाहे वो यूरोपीय यूनियन की कंपनी हो, चाहे अमेरिका की कंपनी हो, चाहे जापान की कंपनी हो, जिन कंपनी ने वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था वो कंपनी वहाँ से निकल रही है। तो जापान ने कहा है कि जो कंपनी चीन से हम निकाल रहे हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन में था, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चीन में था, वो कंपनी को अब हम धीरे धीरे भारत में शिफ्ट करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि आप शिफ्ट कीजिए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको श्रम देंगे, हम आपको अच्छे पेशेवर देंगे, अच्छे लोग देंगे जो वहाँ पे काम कर सकें, अच्छे श्रमिक देंगे और साथ ही साथ ज़मीन की उपलब्ध करवाएंगे और किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है भारत और जापान संबंधों को लेकर के और ख़ास करके भारत के लिए कि भारत चीन का विकल्प बने, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। भारत व जापान दोनों देश रक्षा, विज्ञान, व्यापार के क्षेत्र में सहयोग के साथ मजबूती संबंधों को साझा कर रहे हैं। तो रक्षा के सेक्टर में, विज्ञान के सेक्टर में और व्यापार के क्षेत्र में दोनों ही देश संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। 2014 में जापान और भारत दोनों देशों के संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की ओर बढ़ाया। 2014 में ये किया है, दोनों देशों ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की ओर अपने संबंधों को बढ़ाया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन भारत और जापान के बीच में रेलवे सेक्टर को लेकर के या रेलवे क्षेत्र को लेकर के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको याद होगा कि भारत और जापान हाई स्पीड ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो हाई स्पीड ट्रेन है इसकी शुरुआत किया है बेसिकली। और ये जो काम किया है ये बेसिकली जापान ही किया। जापान ही हमें वो टेक्निक दे रहा है
हाई स्पीड ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जाएगी। अक्टूबर 2018 में भारत की प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान भारत जापान डिजिटल साझेदारी की शुरुआत किया गया था। 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे जापान और उसके बाद वहाँ पे इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप की शुरुआत किया गया था। इससे पहले देखेंगे 2011 में, अगस्त 2011 में भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदार समझौता इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू किया गया है, जो वस्तुओं सेवाओं निवेश बौद्धिक संपदा अधिकार सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों को कवर करता है। साथ ही साथ देखेंगे दोनों देशों के बीच में सैन्य संबंधों को लेकर के, तो भारत और जापान दोनों ही जिमेक्स JIMEX शिशु मैत्री और धर्म गार्जन, ये तीनों ही एक्सरसाइज जो है मिलिट्री के बीच में भारत और जापान करता है। जिमैक्स, शिशु मैत्री और धर्म गार्जियन, ये कई बार वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज है, तो ये भारत और जापान के बीच में है। जिमैक्स है, शिशु मैत्री है और धर्म गार्जियन है। दोनों ही देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है बेसिकली क्वाड एक्सरसाइज उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि चारों ही देश, क्वाड के जो चारों ही देश हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो ये चारों ही देश मिलकर के इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। इसके बाद करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमने चालू किया है जापान के साथ। करेंसी स्वैप मतलब क्या होता है? करेंसी स्वैप मतलब ये होता है कि जो हम अपनी करेंसी आपके पास रख देंगे और उसके बदले में आप हमको डॉलर दे दीजिएगा। यानी भारत को कभी अगर डॉलर की आवश्यकता हुई तो हम जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी हम वहाँ जमा करेंगे और उनसे हम डॉलर ले लेंगे। इसी तरह से जापान को अगर कभी डॉलर की आवश्यकता हुई तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जापानी येन वो इंडिया में जमा करेंगे और उन्हें डॉलर भारत सरकार दे देंगे। तो इस तरह का एग्रीमेंट बहुत ही कम देशों के साथ भारत ने साइन किया है और ये साइन हमने किया है जापान के साथ। इसे कहा गया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। DMIC, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, DMIC को कौन देश के माध्यम से चालू किया गया है? तो DMIC को जापान के माध्यम से चालू किया गया है। DMIC को जापान फंड कर रही है। DMIC क्या होता है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, इसको बेसिकली जापान फंड कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश मिलकर सहयोग करेंगे। कल भी अगर आप कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनेंगे, तो उसमें इस बात की चर्चा किया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को हम मजबूत करेंगे मिलकर। एक्विजिशन एंड अक्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, यूएसए की कॉमकासा एग्रीमेंट की तरह एक एग्रीमेंट है जो भारत और जापान ने किया है। इसे कहा गया एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ये बेसिकली मिलिट्री एग्रीमेंट है जो भारत और जापान ने साइन किया है, जहां पे भारत की सेना और जापान की सेना दोनों ही सेना एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। अफ्रीका में दोनों देश मिलकर काम कर रहा है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी इसे कहा गया है, जहां पे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से भारत और जापान मिलकर अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2+2 जापान के साथ वार्ता होती है। क्या होता है 2+2? भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, जापान के विदेश मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री मिलकर जो बातचीत करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातचीत होता है, इसी को कहा गया है 2+2 वार्ता। ये हम यूएसए के साथ भी करते हैं और ये हम जापान के साथ भी करते हैं, रशिया के साथ भी ये हमने शुरू किया है। क्वाड, G20, ये जो संगठन है, इस संगठन में भारत और जापान मिलकर काम करता है। तो जापान और इंडिया का कई सारा पर्सपेक्टिव है और ज़्यादातर पर्सपेक्टिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। हमारे जापान के साथ जो रिलेशन आप देखेंगे तो ज़्यादातर पॉजिटिव रिलेशन ही है, नेगेटिव रिलेशन आपको बहुत कम दिखेगा। अब देखिए यूपीएससी मेंस 2019 में क्वेश्चन इसी से संबंधित एक पूछा गया था। द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and world as a whole। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया जापान रिलेशन पे 2019 में यूपीएससी मेंस में।
आने वाले वर्षों में कश्मीर में नहीं पड़ेगी सीआरपीएफ की ज़रूरत। देखिए यहाँ पे चर्चा है सीआरपीएफ के बारे में और यहाँ पे कश्मीर के बारे में भी चर्चा है। तो कश्मीर के बारे में किसी अन्य दिन मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। कश्मीर पे कई एडिटोरियल आए थे कि कश्मीर में धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या सरकार ने किया है, ये चर्चा का टॉपिक है और इसको लेकर के मैं सेपरेट बाद में डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आज मुझे डिस्कस करना है सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के तहत सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का गठन किया गया था। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का 7 विंग है और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ये जो है गृह मंत्रालय के तहत आता है। ये रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता है, ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। इसके 7 विंग है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, बीएसएफ के जो जवान हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके बारे में मुझे चर्चा करना आज आपके साथ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी सुरक्षा करता है। मसलन जैसे मेट्रो वगैरह हो गया या कोई प्लांट हो गया, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है। असम राइफल, चौथा है असम राइफल, म्यांमार के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है असम राइफल। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि म्यांमार के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन करता है, या भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन करता है, नेपाल के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन करता है, तो सब अलग अलग है। तो म्यांमार के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है असम राइफल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के जवान प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं नॉर्मली एनएसजी के जवान। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल। और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी के जवान चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय पुलिस फोर्स है। ये आंतरिक सुरक्षा करता है, इंटरनल सिक्योरिटी करता है, कश्मीर में तैनात है। या आप देखते होंगे कहीं आपके यहाँ चुनाव होता है तो उस समय में सीआरपीएफ के जवान को भेजा जाता है। रिजर्व पुलिस फोर्स है, जब जरूरत होगा तब इसको भेजा जाएगा। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना 23 जुलाई 1939 को किया गया था। आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुआ था और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के द्वारा इसे केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल बना दिया गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सीआरपीएफ के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार मामले में एसआईटी जांच की मांग, ये मांग लगातार उठता है। कश्मीर पंडित जो है, अभी जो इशू चूंकि काफ़ी चला है कश्मीरी फाइल को लेकर के, तो 2 मांग बेसिकली उठ रहा है। एक मांग तो ये उठ रहा है कि कश्मीर पंडितों के साथ जो भी हुआ, अभी तक दुख की बात यह है कि अभी तक इसको लेकर के कोई कमेटी नहीं बना था। अब सोच कर देखिए 32 साल हो गया, 32 साल में ना तो कोई कमेटी बना है जो ये तय कर पाए कि आगे इसके गुनहगार कौन थे और उस गुनहगार को सजा दे पाए, और ना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल को एक्सेप्ट किया गया। पीआईएल अभी तक इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, या सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया था इस चीज़ को लेकर के। तो अब लगातार मांग उठ रही है कि कहीं न कहीं कश्मीर में जो भी हुआ उसको लेकर के एक एसआईटी का गठन कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में एक एसआईटी का गठन कीजिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस हो, और एसआईटी जो है उस नरसंहार की जांच करे और जांच करने के बाद जो भी गिल्टी हो उसको सजा दे। देर हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको सजा देकर के इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पे भारत अड़िग, 2 न्यूज़ है आज के पेपर में, 2 न्यूज़ है इस पॉइंट को लेकर के। ये जो पॉइंट है कि रूस से भारत क्रूड ऑयल खरीदने पर अड़िग है। देखिए भारत जो है, अगर आप देखेंगे, भारत विश्व में सबसे अधिक कच्चा ऑयल या क्रूड ऑयल का परचेज करता है इराक से। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भारत किससे सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदता है, तो इराक से खरीदता है। और विश्व में सबसे अधिक क्रूड ऑयल का उत्पादन कौन करता है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछा है। तो विश्व में सबसे अधिक क्रूड ऑयल का उत्पादन यूएसए करता है, सऊदी अरब नहीं करता है, याद रखिएगा। तो इराक से भारत पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हम जो है परचेज करते थे वो करते थे ईरान के साथ। तो सबसे अधिक हम इराक से परचेज करते थे, उसके बाद करते थे ईरान के साथ। अब 2018 या 19 में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, और ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया तो उसके बाद
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा कि जो भी ईरान से तेल परचेज करेगा हम उन पर सैंक्शन लगा देंगे। तो भारत के लिए मुश्किल हो गया कि भारत जो है ईरान से तेल परचेज करना बंद कर दिया। और अब देखिए, एक न्यूज़ आज नीचे ईरान को लेकर के दिया हुआ, मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन इसी तरह से कुछ प्रतिबंध अमेरिका ने कहीं ना कहीं रूस पे लगा दिया, रूस यूक्रेन वार को लेकर के। तो भारत को चाहिए, भारत 85% अपनी जो है ज़रूरत है उसका आयात करता है, 85% अपनी ज़रूरत का क्रूड ऑयल आयात करता है, हमें तेल चाहिए। ऐसे कंडीशन में आप रूस पे भी प्रतिबंध लगाइएगा तो हम जाएंगे कहाँ पे? और क्या आप हमें सस्ता में दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं? तो अमेरिका को पहले ये सुनिश्चित कर देना चाहिए था कि वो अपना भंडार जो है, तेल का भंडार खोल दे दुनिया के लिए, अगर वो रूस पे सैंक्शन लगाता है तो अमेरिका ने ऐसा किया नहीं। अमेरिका ने सिर्फ प्रतिबंध लगा दिया रूस पे। तो भारत ने कहा कि नहीं, ठीक है, हमको अपना ज़रूरत है, हमको अपने तेल चाहिए, हमको क्रूड ऑयल चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पर आधारित है। तो ऐसे कंडीशन में हम रूस से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। आतंकवाद विरोधी नेट ग्रिड को लॉन्च करने की समय सीमा तय हो। देखिए, ये संसदीय समिति में इस बात को लेकर के चर्चा है। 26/11 आप सभी को याद होगा, 26/11 मुंबई में जो अटैक हुआ था। और 26/11 के बाद दो चीज की स्थापना हुई। एक तो NIA की शुरुआत हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवाद को लेकर के जो भी जांच करेगी NIA की टीम करती है। और दूसरा नेट ग्रिड की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन नेट ग्रिड अभी तक बन नहीं पाया। नेट ग्रिड की चर्चा हुई थी उसी समय में कि नेट ग्रिड की भी शुरुआत हमें करना है, लेकिन सोच के देखिए 2008 से लेकर के 2022 हो रहा है, 14 साल हो गया है और अभी तक नेट ग्रिड की शुरुआत नहीं हुई है। तो संसदीय समिति ने कहा कि नेट ग्रिड की एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि कब तक नेट ग्रिड की आप शुरुआत करेंगे। नेट ग्रिड क्या होता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड होता है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का एक कार्यक्रम है नेट ग्रिड। यह संदिग्ध आतंकवादियों को चिन्हित करने और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए विभिन्न खुफिया एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त डेटा का अध्ययन करता, विश्लेषण करता और बिग डेटा तकनीक पे काम करता। बिग डेटा एनालिसिस, बिग डेटा तकनीक, अगेन चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है बिग डेटा एनालिसिस। तो नेट ग्रिड क्या करेगा कि जितने भी खुफिया एजेंसी है उससे सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और डेटा का एनालिसिस करेगा और बिग डेटा तकनीक पे उसका जो है एनालिसिस करके संदिग्ध आतंकवादी की पहचान करेगा। 26/11 की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेट ग्रिड की स्थापना की गई थी। नेट ग्रिड बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डेटा का अध्ययन और विश्लेषण करती है। जैसे डेटा क्या हुआ? बैंक खातों का विवरण हो गया, टेलीफोन रिकॉर्ड हो गया, पासपोर्ट डाटा, वाहन पंजीकरण विवरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड, आवर्जन, वीजा, विदेशी पंजीकरण, ट्रैकिंग प्रणाली आदि शामिल है। आप देखते होंगे यूएसए में इस तरह की व्यवस्था है। यूएसए में इस तरह की व्यवस्था है क्या? कई सारे मूवी में भी आपने देखा होगा कि किसी के अकाउंट से मान लीजिए कि अचानक 5 करोड़ रुपया निकल गया, तो उस अकाउंट पे कहीं ना कहीं सरकार की नज़र होती है कि आखिर एक अकाउंट से इमीडिएटली 5 करोड़ रुपया निकल गया या 5 करोड़ रुपया इमीडिएटली उस पर निकल गया या डाला गया, तो दोनों ही कंडीशन में उस पर नज़र होगी कि आखिर इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या ये आतंकवादी घटनाओं में तो शामिल नहीं हो सकता। तो इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड हैं, सरकार के जितने भी रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड को एनालिसिस कर करके संदिग्ध आतंकवादी की पहचान करने की एक प्रोसेस है नेट ग्रिड। ये 12 एजेंसियों को नेट ग्रिड की सुविधा उपलब्ध हो गई। जैसे CBDT होगा, CBI, खुफिया एजेंसी DIA, राजस्व खुफिया विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रॉ, असम और जम्मू कश्मीर में मिलिट्री इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय, इन सभी को नेट ग्रिड की सुविधा उपलब्ध हो गई। तो अब बेसिकली संसदीय समिति का कहना है कि आप जो है 2008 में इसको शुरू किए थे, लेकिन 2022 तक इसको आप क्रियान्वित नहीं कर सके हैं, तो इसको एक समय सीमा तय होना चाहिए इसके क्रियान्वयन को लेकर के। रासुका मामले की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रासुका मामले। रासुका क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी को रासुका कहा गया। इस सलाहकार बोर्ड का गठन 1980 की धारा 9 के तहत किया जाएगा। तो रासुका के बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते हैं। रासुका मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1980 में रासुका आया था। हालांकि आप देखेंगे रासुका का प्रोविजन 1980 से भी पहले था, लेकिन रासुका के रूप में ये 1980 से प्रोविजन है, लेकिन किसी अन्य रूप में ये बहुत पहले से, आज़ादी से काफ़ी पहले से ये विद्यमान रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पे लोगों को गिरफ्तार पहले से किया जाता रहा है, अंग्रेज के ज़माने से गिरफ्तार किया जाता रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा निवारक निरोध उपाय के रूप में किया जाएगा। देखिए, निवारक निरोध जो है उपाय, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 22 में चर्चा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 22 को पढ़िएगा। निवारक निरोध मतलब क्या हुआ? निवारक निरोध मतलब ये हुआ कि जैसे सरकार को पता है कि यहाँ पे आतंकवादी घटना होने वाला, तो घटना होने से पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी को निवारक निरोध कहा गया। मतलब समय सीमा से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी समय सीमा से पहले ही उसको सॉल्व किया जाए, उसको निवारक निरोध कहा गया। तो निवारक निरोध के रूप में इसका केंद्र और राज्य सरकार के दौर में इसका उपयोग किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसका प्रयोग करते हैं। एनएस से किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने से रोकने हेतु केंद्र या राज्यों को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। यानी खतरा है कोई व्यक्ति और किसी खतरा को अंजाम दे सकता है, उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लो, उसे हिरासत में रख लो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अधिकार मिलता है, रासुका के तहत अधिकार मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने में बाधा खड़ा कर सकता है, तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और साथ ही साथ लगे कि वह व्यक्ति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बाधा कर सकती है, तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। वही बात है। अब देखिए होता क्या है, एनसीआरबी का डाटा देखेंगे, कितने व्यक्ति रासुका के तहत गिरफ्तार हुए, कोई जानकारी नहीं है हमें। तो एनसीआरबी के तहत जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि रासुका के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होता, और एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो सरकार के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, एनसीआरबी के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता। रासुका के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, और रासुका के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार करती है सरकार उसे 12 महीने तक जेल में रख सकती है। बिना किसी एफआईआर के 12 महीने तक जेल में रख सकती है, और ये 12 महीने में उसे सिर्फ ये अधिकार होता है कि वो सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील दर्ज कर सकता है। किसी न्यायालय में नहीं जा सकता है, सिर्फ सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील दर्ज कर सकता है। राइट, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। गंगा से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके बेचेगी सरकार। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि 1 महीने के भीतर मथुरा स्थित इंडियन ऑयल लिमिटेड को साफ करके पानी की बिक्री शुरू होगा। देखिए, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रीलिम्स में आखिर कैसे दैनिक जागरण का यूज किया जा सकता है। तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो पानी का हम शुद्धिकरण करेंगे उस पानी को किस रिफाइनरी में बेचा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो मथुरा रिफाइनरी IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मथुरा रिफाइनरी में भी उस पानी को बेचा जा सकता है। विश्व के लिए मध्यस्थता सबसे उपयुक्त विवाद समाधान तंत्र, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध करा रहा था पाक का राजनयिक मिशन। पाकिस्तान पे इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और आरोप साबित भी हुआ। पाकिस्तान पे कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं और आरोप साबित भी हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है भारत में इनस्टेबल करने के लिए धन उपलब्ध करवाता है। और इसी आरोप के तहत
NIA ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने की ज़मीन तैयार। देखिए ये वही पॉइंट है जो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया है कि कोरोना के बाद कई सारी कंपनी चीन छोड़ रही है और जापान की कंपनी कई सारे वैसे भी चीन छोड़ रही है। जापान और चीन में जो है किस तरह से युद्ध चल रहा है या किस तरह से प्रॉक्सी वार चल रहा है, युद्ध कहना सही नहीं रहेगा लेकिन प्रॉक्सी वार चलता है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कई सारी चीन छोड़ने वाली जापानी कंपनी भारत में आएगी और उसके लिए विशेष प्रोविजन किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में ईरान तैयार। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान के राजदूत चेगेनी ने कहा है कि भारत की जो ऊर्जा जरूरत है उसको हम पूरा कर देंगे। जिस तरह से 25% 20 से 25% हमें डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है रूस, और यूएसए की चेतावनी के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम रूस से तेल परचेज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। यूएसए के प्रतिबंध के बाद हमने ईरान से तेल परचेज करना बंद कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में ईरान के राजदूत जो इंडिया में है वो कहना है उनका कि एक काम कीजिए, आप डॉलर मत हमें दीजिए, हम लोग एक दूसरे की करेंसी में रुपया और रियाल में ही व्यापार करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम होगा। आप मान के चलिए हम इंडियन करेंसी में तेल परचेज कर पाएंगे ईरान से। तो भारत को अब अगर द्विपक्षीय व्यापार हुआ रुपए और रियाल में तो ये 30 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत है, भारत को जितना भी क्रूड ऑयल तेल चाहिए, हम हर एक तेल आपको प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। हम आपकी ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, ये ईरान के राजदूत ने कहा है और इसको बिगर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। आपको याद होगा कि ईरान न्यूक्लियर डील जो हो रहा है, रूस यूक्रेन वार नहीं होता तो शायद ईरान न्यूक्लियर डील अभी तक हो जाता। और ईरान न्यूक्लियर डील में भारत की दिलचस्पी इसलिए है कि ईरान न्यूक्लियर डील अगर हो जाए तो फिर से भारत ईरान से, अमेरिका सैंक्शन हटा देगा ईरान से, और फिर से भारत ईरान से तेल खरीदने शुरू कर देगा। और भारत तेल खरीदना शुरू कर देगा तो ये भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक कदम होगा। तो फिलहाल देखते हैं कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अगर हम सैंक्शन की चिंता ना करें, अमेरिका के सैंक्शन की चिंता ना करें, तो हम फिर से ईरान से तेल परचेज खरीदना शुरू कर सकते हैं, तेल खरीदना शुरू कर सकते हैं ईरान से। तो इस पे भारत सरकार को अपना डिसीजन लेना होगा कि भारत सरकार इस पे क्या कर सकती है। एडिटोरियल आज कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल को छोड़ सकते हैं आप लोग। यूक्रेन के आर्म डिपो पे रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन का आर्म डिपो था, मतलब वहां पे हथियार रखा हुआ था, और उस पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल डाला है। विश्व के इतिहास में यह पहली बार है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज हुआ। और हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या? देखिए, मिसाइल को स्पीड के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया। एक तो सबसोनिक मिसाइल होता है, वैसे मिसाइल जिसका स्पीड 1 मैक से कम हो। 1 मैक क्या हुआ? 1 मैक हुआ हवा में साउंड की गति या निर्वात में साउंड की गति जो होता है उसको 1 मैक कहते हैं। लगभग ये होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे मिसाइल सिस्टम जिसकी स्पीड 332 से कम हो उसे कहा गया सबसोनिक मिसाइल सिस्टम। दूसरा होता है सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ऐसे मिसाइल सिस्टम जिसका स्पीड 1 मैक से अधिक हो उसे कहा गया सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। और तीसरा होता है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ऐसा मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो उसे कहा गया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो हाइपरसोनिक मतलब क्या हुआ? आप 5 को 332 से गुना करो, लगभग 1600 मीटर से अधिक इसकी स्पीड होगी प्रति सेकंड। 1 सेकंड में ही 1600 मीटर चला जाएगा। अब सोच के देखिए, अगर मान लीजिए कि 3000 किलोमीटर जाना है या 4000 किलोमीटर जाना है तो महज 3 से 4 सेकंड में ये मिसाइल वहां पे अटैक कर देगा, राइट। तो ये बहुत ही स्पीड वाले
ये मिसाइल होती हैं। इसलिए इस मिसाइल को अभी तक रोकने में कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम जो है अभी तक कोई भी सक्षम नहीं रहा जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोके। 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में ये किसी भी जगह जाकर के ये स्ट्राइक कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई व दिल्ली हावड़ा की रेल लाइनों होगी कवच से लैस। कवच का परीक्षण हाल में ही हमारे देश के रेलवे मिनिस्ट्री में किया गया है और रेलवे मंत्री की मौजूदगी में किया गया था। कवच क्या होता है? कवच ये होता है कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली कवच कहा गया। मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है 180 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन जा रही है। इसी ट्रैक पे दूसरा ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ, तो ये जो जहाँ पे रुका हुआ और मान लेते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर सो गया या आगे वाली गाड़ी को नहीं देख पाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा कि ये अपने आप ब्रेक लगा देगा और ब्रेक लगा करके जहाँ दूसरी ट्रेन खड़ी है उस दूसरी ट्रेन से लगभग 300 मीटर पहले ही ये रोक देगा। राइट, यानी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। अब कवच के माध्यम से ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा, अपने आप ब्रेक लगा देगा कवच और ब्रेक लगा करके जो है दूसरी गाड़ी जहां खड़ी है उसी गाड़ी से लगभग 300 मीटर पहले ही रोक देगा। शानदार कदम है, भारत के लिए शानदार कदम है। जितना भी रेल एक्सीडेंट आप सुनते थे, अब रेल एक्सीडेंट उतना नहीं होगा देश में। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।